हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। और वो नीट एग्जाम में आने के उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपने बनाए होंगे, लेकिन मैं उसका आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ। मतलब मैंने दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक रिजल्ट बनाया है, तो वो रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने इस टाइप का बेटा एक सवाल बनाया हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हमारे पास एक मेटल होता है, ठीक है। आपको पता है इस पे जब हम एक रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रेडिएशन इस पे गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, या यू कैन से कि उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, या उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दो कंडीशन लेंगे। आपने बेटा इस पे क्या किया, इस पे आपने मान चलो एक रेडिएशन गिराया, ठीक है। रेडिएशन गिराया जिसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं अपन न्यू1 है, ठीक है। अब न्यू1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आपको पता है कि आपने एक चीज पढ़ा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती थी, तो उसको रोकने के लिए हमें जो एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता था। अगर हम कैथोड का पोटेंशियल 0 ले लेते तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो मान के चलो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V1 है। जब आपने न्यू1 का गिराया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V1। आपको पता है अभी ये नीट के एग्जाम में भी आया था, और जो कि इन्होंने जो सवाल की फ्रेमिंग की थी वो गलत की थी, क्योंकि आपको पता है जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं मतलब ज्यादा एनर्जी का इंसिडेंट कराते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो के मैक्स होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि उन्होंने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को यहाँ बढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल को, या देखो के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम कर दिया था। मतलब यहाँ पे वो लोग आइंस्टाइन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे हमारे एनटीए वाले, है ना। चलो ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बढ़ती है कि इसी मेटल सरफेस पे अगर मैं एक दूसरा रेडिएशन दे रहा हूं, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, यहां से फिर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अपन ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा वो V2 है। तो आपको पता है यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो कि आपको न्यू1 V1 न्यू2 V2 के टर्म्स में लिखना होता है। या फिर आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, अगर यहाँ पे λ1 और λ2 इनकी फ्रीक्वेंसी जगह पे इनकी वेवलेंथ दे दे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और एक बार आपने अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, आपने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल ली, तो वहां से आराम से इसका वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वो आपको कैसे याद रखना है, तो देखो भाई आपको करना क्या है, आपको लिख देना यहाँ पे V2 माइनस V1, नीचे भी लिख देना V2 माइनस V1। अब आपने यहाँ पे V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है, सेकंड केस का लिखा है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे आपने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है वो पहले केस का लिखा है। पहले केस का मतलब ये कि आपने यहाँ पे जो रेडिएशन गिराया था उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 थी, तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को उल्टा लिखना है। जैसे आपने V2 के साथ क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी न्यू1, और V1 के साथ फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे बेटा, न्यू2। तो ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे कोई जो वर्क फंक्शन क्या है, तो बेटा इसमें h का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है, h प्लैंक कांस्टेंट इनटू आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मान चलो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ दी होती और यहाँ पे भी इसकी वेवलेंथ दी होती, तो वेवलेंथ आपको पता है वेवलेंथ बढ़ाने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं चीज कि अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो कम एनर्जी हो जाएगी इसकी इंसिडेंट रेडिएशन की, जिसके कारण कम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, के मैक्स भी कम हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब कम नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी हो यहाँ पे λ1 के लिए V1 हो, λ2 के लिए V2, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वही V2 माइनस V1 यहाँ उल्टा लिखना है, यहाँ नीचे लिखा था यहाँ ऊपर लिखना है, और नीचे लिखना है फिर से बेटा V2 माइनस V1। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे V2 के साथ कौन सा वेवलेंथ आएगा, λ1, और V1 के साथ कौन सा वेवलेंथ आएगा बेटा, λ2। तो आप इसको रिजल्ट को याद रख सकते हैं। आप चाहे तो उसको उल्टा भी याद कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं V1 माइनस V2, यहाँ V1 लिखना, यहाँ V2 लिखना। अब जब V1 लिखोगे तो λ2 आ जाएगा, और V2 लिखोगे तो λ1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद है, समझ में आ गया होगा। इस रिजल्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि इस पे सवाल हर 2-3 साल में आते ही रहते हैं, और आपने भी बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे सवाल आपने बनाए। बाकी आपको करना क्या है, ये रिजल्ट ही है और कुछ नहीं है। आप चाहे तो दो इक्वेशन और दो अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। आप फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन होता है उसका यूज से, उसकी हेल्प से आप इनको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिजल्ट याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और रिजल्ट है जो कि जिसपे भी ज्यादातर सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, वो क्या है, आप लोग उसमें गलतियां कर देते हो, वो गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मान के चलो बेटा एक फोटोन है, ध्यान देना मेरी बातों को अच्छे से सुनना, एक फोटोन है और दूसरा क्या है हमारा एक पार्टिकल है। क्या है बेटा, पार्टिकल है। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है,
और भी कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ड्यूट्रॉन भी हो सकता है। अब इसमें ये आता है कि अगर इन दोनों की, फोटोन और एक पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, ध्यान देना डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे सवाल ये आता है। फिर एक सवाल ये भी आता है कि अगर दोनों पार्टिकल है और दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो फिर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो अपन इन सब पे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना फोटोन के साथ अगर कोई दूसरा पार्टिकल है और इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, ध्यान देना बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, सेम है। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो उनके मोमेंटम भी सेम होंगे, क्योंकि आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है। तो अगर ये सेम है तो बेटा h तो कांस्टेंट ही है, तो p को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। मतलब इन दोनों के मोमेंटम भी सेम होंगे, एक फोटोन है और एक पार्टिकल, इन दोनों के क्या सेम होंगे बेटा, मोमेंटम भी सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो बेटा हमेशा फोटोन जीतेगा। यहाँ कौन जीतेगा, फोटोन। यहाँ पे पार्टिकल कुछ हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी हो। क्यों, और ये रेशियो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि फोटोन की एनर्जी और पार्टिकल की एनर्जी जो आएगी बेटा, वो आएगी तुम्हारी 2c/v, जहां पे v क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की स्पीड होगी, जो कि आपको गिवन होगी। तो हमेशा एक ग्रेटर देन 1 आएगा, हमेशा आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या नहीं हो सकती है बेटा, ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसलिए बोला जाता है फोटोन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। अब सर इसमें अगर दोनों पार्टिकल हो तो फिर कैसे करना है, तो मान के चलो दोनों पार्टिकल है, मान चलो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, अब ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल, तो यहाँ पे इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसके लिए पर अपन को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मतलब इनके मोमेंटम भी सेम हो जाएंगे, और मोमेंटम सेम हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी, मोमेंटम तो सेम है दोनों का बेटा, क्योंकि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मास किसका कम होता है बेटा, मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है 1836 टाइम्स, जो हमारा मास इलेक्ट्रॉन का। रेस्ट मास की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, डायनेमिक मास नहीं लेते, यहाँ पे अपन रेस्ट मास ही लेते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ रेस्ट मास ही होता है, तो आपने जो भी मास याद किए वो रेस्ट मास है, जब वो रेस्ट स्टेट में होते हैं उस समय पे आपने मास किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे ही वो स्पीड से भागने लग जाते हैं, विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उनके मास चेंज हो जाते हैं, लेकिन अपन को कंसीडर नहीं करना है अपन को, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो सब नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी प्रोटॉन के कंपेरिजन में, लेकिन अगर मैं फोटोन और एक पार्टिकल के कंपेरिजन करूंगा तो हमेशा कौन जीतेगा, अगर इन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगी तो हमेशा फोटोन जीतेगा। ये ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे आपको 2 से 3 रिजल्ट बताए हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस टाइप के सवाल आपको नीट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहूंगा जहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ये रिजल्ट भी अच्छे से याद कर लेते तो फिजिक्स में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे फाइनल एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।